जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अभियान के बारे में ध्यान रखना है। आज दिन में भी आपको उसी प्रकार से ट्वीट करने हैं और देखना होगा आपको कि ट्विटर में हम लोगों से जुड़े हुए कौन से ट्वीट ट्रेंड में चल रहे हैं, उसी को लेकर के आपको ट्वीट करना है। इसके अलावा आप जो भी चैनल इसमें अग्रणी हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का आपको पालन जरूर करना है। तो चलिए कुछ लाइनों के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है बस अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बहुत ही शानदार कविता है और ध्यान रखिएगा, हम सबको अपनी हद को रोशन करने से कोई एक निश्चित समय तक ही रोक सकता है। उसके बाद में हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने ये निर्धारित किया हुआ है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। असम राज्य में लॉन्च किए गए बच्चों के पहले अखबार का नाम क्या है? तो इस अखबार का नाम है द यंग माइंड्स। क्या नाम है? द यंग माइंड्स इस अखबार का नाम है और 2 महिलाओं के द्वारा मिलकर के इस अखबार को लॉन्च किया गया है। बीबीसी पोल में ग्रेटेस्ट लीडर ऑल टाइम कौन चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह बीबीसी पोल में ग्रेटेस्ट लीडर ऑल टाइम चुने गए थे। बिम्स्टेक समूह का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसी से मिलता जुलता संगठन है जिसका नाम है सार्क। तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में मिल जाएगा जो कि नेपाल की राजधानी है। और आसियान समूह है, तो आसियान समूह का जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बिम्स्टेक के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 के लिए श्रीलंका इसका अध्यक्ष देश है। हिंद महासागर आयोग, यानी कि बात हो रही है इंडियन ओशियन कमीशन की, तो इसका मुख्यालय आपको मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में मिलेगा। और एक चीज आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है कि हिंद महासागर आयोग का भारत 5वां ऑब्जर्वर देश बना है। कौन सा? 5वां ऑब्जर्वर कंट्री बना है। भ्रमण सारथी योजना की बात करें तो ये योजना असम की गुवाहाटी शहर के लिए है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। तो आइए उन लोगों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने क्विज में कल पार्टिसिपेट किया था और उनके स्कोर कुछ इस प्रकार से हैं। तो प्रिंस वर्मा ये पहले स्थान पर रहे, गोविंद राजकुमार आनंद, उसके बाद में है ईशान ईपीएस क्लासेज, जितेंद्र कुमार, अन्नू कुमार झा, सौरभ शर्मा, युवराज पांडे और आपके हैं नीरज गुप्ता। तो इसी प्रकार से आपको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में डेली करंट अफेयर क्विज का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मंथ वाइज डेली करंट अफेयर के क्विज मिल जाएंगे, वहां से आप क्विज को दे सकते हैं। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आप kvguruji.in पर जाकर के प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप के ऊपर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जहां से आपको आसानी पड़े वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो पहला प्रश्न है आज का, प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कोकोनट डे की। तो ये जो दिवस है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नाम ही इसका है विश्व नारियल दिवस, तो जो हमारे नारियल का महत्व होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और उसके जो जो लाभ होते हैं उन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें।
अब ये निवेश करके कैसे बचाया जाएगा इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल ये इस बार की थीम है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय यानी कि एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा 2009 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो संस्था है इसकी स्थापना भी हुई थी 2 सितंबर को हुई, इसीलिए 2 सितंबर को ये मनाया जाता है। नारियल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो केरल राज्य है वह नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं हेमंत खत्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसके नाम में लगा हुआ है शिपयार्ड, यानी कि ये हमारे देश में रक्षा क्षेत्र की शिप निर्माता कंपनी है और अब इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हेमंत खत्री। इसकी स्थापना जून 1941 में हुई थी और ध्यान रखिएगा मुख्यालय आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसने हमारे देश में अभी तक 192 से ज़्यादा जहाज़ों का निर्माण किया है। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा जहाज़ों की मरम्मत भी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर आदर्श गोयल की, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर CPCB है यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अध्यक्ष हैं आदर्श गोयल और दिनेश कुमार खारा ये SBI के अगले संभावित चेयरमैन होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस विषय के लिए शिक्षक सक्रिय संसाधन नियमावली यानी कि टीचर्स एक्टिव रिसोर्स मैनुअल इसे लॉन्च किया गया है? तो इसे इन्होंने लॉन्च किया है गणित और विज्ञान के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो आपका है टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल ये है क्या। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हमारे वह टीचर CBSE के वह टीचर जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी कि जिससे वह बच्चों के साथ में मिल करके उनकी क्षमता को डेवलप कर सकें और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों की जो सामान्य तौर पर विज्ञान और गणित में रुचि नहीं होती है उन विषयों में उनकी रुचि को डेवलप कर सकें। तो इसीलिए ये जो शिक्षक सक्रिय संसाधन नियमावली है उसको CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE की बात करते हैं तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक निकाय है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसी वर्ष इसके अध्यक्ष बने थे मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे 75 जिले और इन सभी 75 जिलों में बिजली चोरी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि हम एक ऐसा पुलिस स्टेशन बनाएंगे जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार के जो बिजली चोरी अभियान हैं उनके खिलाफ कार्य करेंगे। तो हमारे यहाँ पर वैसे भी बिजली चोरी होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने ही गांव की तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है, वह बिजली का यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पे जिनके पास कनेक्शन नहीं हुआ सबसे ज़्यादा बिजली का यूज़ भी करते हैं। तो इसीलिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 19 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में उनके घरों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसमें शीर्ष स्थान पे है उत्तर प्रदेश, यानी कि लगभग यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा डेली टेस्ट होते हैं। सिडबी के साथ में मिल करके इन्होंने स्टार्टअप फंड का गठन भी किया है, प्रवासन आयोग का भी गठन किया है प्रवासी मजदूरों के लिए। और यहाँ के 2 मंत्री थे, एक तो थी कमला रानी वरुण और एक थे चेतन चौहान, जिनका अभी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ में है और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सितंबर 2020 में इनमें से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ
यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का सदस्य बन गया है? तो ये देश है आपका मालदीव, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस होता क्या है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में मुख्य रूप से कुल मिलाकर के 54 देश शामिल हैं। अब ये 54 देश हैं कौन कौन से? तो आपको ये पता होगा कि एक समय दुनिया के 50% से ज़्यादा हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो वह देश जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में शामिल किया गया है। बात करते हैं मालदीव की, तो ये पहले भी सदस्य रहा था, लेकिन बाद में इसने सदस्यता छोड़ दी थी और अब 3 वर्षों के बाद में जाकर के इसी वर्ष मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है। अब जाहिर सी बात है कि जो देश राष्ट्रमंडल में होते हैं वही राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में भी शामिल होते हैं, यानी कि इन्हीं देशों के बीच में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। तो अब यहाँ पर मालदीव एक बार फिर से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में शामिल हो गया है। इससे पहले जब 2018 में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो उसमें मालदीव ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका मतलब यह है कि 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल होगा उसमें मालदीव शामिल होगा। राष्ट्रमंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए लंदन समझौता हुआ था 28 अप्रैल 1949 को और इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो मालदीव अब इसमें शामिल हो चुका है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले यहाँ की राजधानी है। इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगस्त 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत 2019 में जब ये जारी हुआ था तो उस समय रहा था 52वें स्थान पर, यानी कि पिछले साल भारत था 52वें स्थान पे और इस साल भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और वो आपका आ गया है 48वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संघ के द्वारा इस रिपोर्ट को कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है, इनके द्वारा मिलकर के जारी किया जाता है। तो इस वर्ष इन्होंने कुल 131 देशों का अध्ययन किया, उसके बाद में ये रिपोर्ट जारी की। तो भारत 48वें स्थान पे, स्विट्जरलैंड रहा है पहले स्थान पे, स्वीडन दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है, इसके अलावा यूके की बात करें तो ये चौथे पर है और नीदरलैंड रहा है 5वें स्थान पर। और जब यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है तो इसकी एक थीम भी होती है। तो थीम भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस वर्ष की थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, यानी कि जो नवाचार है उसको वित्तीय सहायता प्रदान कौन करेगा। तो इतनी चीज़ें आपको वैश्विक नवाचार सूचकांक से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आप देख सकते हैं क्रिकेटर को, इनका नाम है मैथ्यू हेडन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार परिषद है उसमें यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति की गई है और उसी के अंतर्गत हमारी एक भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलिया में राजनेता हैं जिनका नाम है लिसा सिंह और एक हमारे क्रिकेटर हैं मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों को व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार परिषद के एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अशोक जैकब। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा में मिलेगी और इसके पीएम हैं आपके स्कॉट मॉरिसन। पंजीकरण नहीं है, ये होगा पीएम, तो ये है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये है कैमरून व्हाइट जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है और ये है शेन वार्न। तो शेन वार्न टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पे है और अभी टेस्ट क्रिकेट से संबंधित 2 गेंदबाजों के नाम आपको और ध्यान रखने हैं। एक तो है जेम्स एंडरसन, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उसके अलावा एक इंग्लैंड के ही हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्राड, उन्होंने भी अभी 500 टेस्ट विकेट पूरा किया है। तो इन दोनों गेंदबाजों के नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में पहले साइकिलिंग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये शहर हैं आपके 3, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब साइकिलिंग सम्मेलन का मतलब क्या होगा? तो इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि हमारे देश में लोगों को साइकिल चलाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए या साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसके आयोजन के लिए यहाँ पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन फर्म है जिसका नाम है कंटार्कटिका, इसके साथ में समझौता भी किया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारे खेल मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पबजी के साथ में कुल कितने चाइनीज ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 118 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इससे पहले जब गलवान में झड़प हुआ था 15 जून को, तो भारत सरकार के द्वारा 29 जून को 59 चीनी ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब भारत सरकार के द्वारा पबजी के साथ में मिलकर के कुल 118 चाइनीज ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पबजी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गेम है वह आपका है दक्षिण कोरिया का, लेकिन जो टेंसेंट नाम की एक कंपनी है जिसमें इसका सर्वर है वो आपको मिलेगा चाइना में। तो इसीलिए भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है। अब बैन लगाता कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ पब्लिक रूल्स 2009 के सेक्शन 69A के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। और एक बार फिर से भारत और चीन के जो सैनिक हैं वह लद्दाख रीजन में आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इसके बाद में ये फैसला लिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर पबजी को लेकर के ट्वीट बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने मुद्दे पर रहना है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जिस तरह से इस समय टीचर सभी साथ में आए हैं, शायद वे एक बार फिर से इस प्रकार से साथ ना आ पाएं। तो इसीलिए आप छात्रों का ये इस समय परम कर्तव्य है कि जो भी टीचर ये कैंपेन चला रहे हैं उन सभी का आप सहयोग करें। राबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 2020 की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी कौन बनी? तो यहाँ पर रोबोबैंक ने एक वैश्विक टॉप 20 कंपनियों की सूची जारी की जिसमें भारत की तरफ से शामिल हुआ है अमूल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमूल की बात करते हैं तो इसका वार्षिक टर्नओवर है $5.5 बिलियन का, और इसी के साथ में अमूल इस सूची में रहा है 16वें स्थान पे। राबोबैंक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड की ये एक मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रदाता कंपनी है। स्विट्जरलैंड की नेशने $22 बिलियन के टर्नओवर के साथ में पहले स्थान पर रही, और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है लैक्टेलिस, तो ये लगभग $21 बिलियन के टर्नओवर के साथ में दूसरे स्थान पर रही है। अमूल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में मिलेगा, जहां पर आनंद मिल जाए वहीं पर इसका मुख्यालय है, और इसके एमडी है रुपिंदर सिंह सोढ़ी। अगला प्रश्न है, भारत व किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप कह सकते हैं कि यह जो अभ्यास है वह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट क्यों है? मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि रूस के द्वारा काउकाज सैन्य अभ्यास के आयोजन की घोषणा की गई थी अस्त्रागान में, और इन्होंने एससीओ देशों के साथ में भारत को भी इसमें इन्वाइट किया था। तो भारत पहले तैयार हो गया था, बाद में अभी भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, और भारत के शामिल होने से मना करने के बाद यहाँ पर रूस के द्वारा इंद्र नामक अभ्यास में, जो कि नौसेना का अभ्यास होता है, इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी गई।
यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वर्तमान में काफ़ी अच्छे हैं। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वह भी रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंद्र 2020 की। तो 4 से 5 सितंबर तक अंडमान सागर में इसका आयोजन किया जाएगा और ये एक ऐसा नौसैनिक अभ्यास है जो कि प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। 2003 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और रूस के द्वारा कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है स्पुतनिक 5। मॉस्को यहाँ की राजधानी है और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन और मुद्रा यहाँ की है रूबल। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बात हो रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, इनको कितने माह के कार्यकाल विस्तार दिया गया है? तो इन्हें 6 माह का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सीबीडीटी के बारे में। तो सीबीडीटी हमारे देश में प्रत्यक्ष कर के लिए एक सांविधिक निकाय है, यानी कि यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब बात करते हैं प्रमोद चंद्र मोदी की। तो पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी फरवरी में, उसके बाद में अगस्त में इनको 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला था और अब फिर इन्हें 1 सितंबर से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक के लिए कार्यकाल विस्तार मिला है। सीबीडीटी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो एक हमारी है सीबीडीटी, एक हमारी होती है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके अध्यक्ष इसी साल बने हैं, उनका नाम है एम अजीत कुमार। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा को स्थापित करेगा? तो ये प्रतिमा स्थापित करेगा हमारा पड़ोसी देश चीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपके मन में ये आया होगा कि चीन हमारे किसी भारतीय डॉक्टर की प्रतिमा को स्थापित क्यों करेगा? तो इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है। दरअसल एक समय ऐसा था कि जब जापान चीन के लोगों को पटक पटक के मारता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था जापान ने चीन के ऊपर और चीन के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर कब्जा भी जापान ने कर लिया था। उसी समय की बात है 1938 में चीन और जापान के बीच में दूसरा सीनो जापानीज वार हो रहा था और उसी दौरान भारत ने यहाँ पर 5 डॉक्टरों की एक टीम भेजी थी जिससे जो चीन के घायल सैनिक थे उनकी मदद की जा सके और उसी में शामिल थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। तो इसीलिए चीन के द्वारा इनके एक कांस्य प्रतिमा के अनावरण की घोषणा की गई है, यानी कि चीन इनकी एक कांस्य की प्रतिमा को स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो आपको अगर याद हो इनका नाम, तो ये अभी इसी साल राजदूत बने थे फिलीपींस में, लेकिन अब इनको फिलीपींस से बुलाया गया और कहा गया है कि भैया अब आप चले जाइए माइक्रोनेशिया और पलाओ के राजदूत के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे 2 देश हैं माइक्रोनेशिया और पलाओ, ये आपको प्रशांत महासागर में मिलेंगे और ये दोनों छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आर्कीपेलगो हैं। माइक्रोनेशिया की राजधानी आपको पॉलिकीर में मिलेगी, पलाओ की राजधानी आपको गेरुलमड में मिलेगी। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। आपने पढ़ा होगा कि कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से एक हमारा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब हम लोग ये पूरा रीजन मिला लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ओशिनिया महाद्वीप। तो इसमें आपको कई सारे छोटे छोटे देश मिलते हैं, जैसे कि पलाओ देख सकते हैं, माइक्रोनेशिया है, मार्शल आइलैंड है, नौरू है, सोलोमन आइलैंड है, फिर इसी प्रकार से समोआ है। तो ये सारे छोटे छोटे देश आपको ओशिनिया में मिलते हैं और इसी में आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया एक ये पूरा समूह भी है और जब हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया कंट्री की तो इसका नाम है फेडरेशन ऑफ माइक्रोनेशिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये आपको मिलेगा पलाऊ। पलाऊ इस साल एक और चीज के कारण चर्चा में था, तो आपको बताना है कि किस कारण से पलाऊ चर्चा में रहा था। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब चलिए उन प्रश्नों को जान लेते हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AIR स्कैनर ऐप विकसित किया?
विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? टेक फॉर ट्राइबल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? वर्ष 2020 में आईसीसी में अंतरराष्ट्रीय एम्पायर के रूप में शामिल महिला कौन है? गोल अभियान भारत में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी कि किसने इसको लॉन्च किया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आइए अब उन लोगों के नाम जान लेते हैं जिनके द्वारा कल के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो शांतनु सिंह जी, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विमोद कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, अशोक पुरी, शुभंकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना मिश्रा और ठाकुर, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, चंदन सिंह, शुभदीप, नितेश साहू, दीपक कुमार, मंजीश राजपूत, अन्नू झा, आरपी सिंह राजपूत, कौशल कुमार, गुंजन वाजपेयी, अंजलि राठौर, राकेश गुप्ता, अनिल चंदेल, आनंद शर्मा, रविकांत सिन्हा, दाडॉव, कामता प्रसाद, परविंदर राजपूत, शुभम और विश्वजीत साधु जी। इसके अलावा मनी यादव जी भी हैं जिन्होंने कल के प्रश्न का सही उत्तर दिया था। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उत्तर लिख सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिखा करें। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और ट्विटर पर ट्वीट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।